बायोलॉजी का एक सबसे बेस्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र है क्या? श्वसन किसे कहते हैं? तो श्वसन की परिभाषा ऐसी बनी है कि जितने भी जीवधारी हैं, जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसे श्वसन कहते हैं। जो जितने भी जीवधारी हैं मतलब लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तरह तरह की मतलब गैसों का आदान प्रदान होता है। तो जीवधारियों को सांस लेने की प्रक्रिया को ही श्वसन कहते हैं। अब आएंगे तंत्र। तो सांस लेने के लिए एक अंग की आवश्यकता तो होती नहीं, बहुत सारे अंग होते हैं, उनका सम्मेलन से ही सांस ले पाते हैं, आदान प्रदान होता है गैसों का। चाहे कोई भी मतलब जितने भी जीवधारी हैं वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, तो वही हमारा तंत्र हो गया। तो श्वसन तंत्र के बारे में, श्वास श्वास लेना एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ये बात हो गई कि सांस लेना कौन सी प्रक्रिया, अगर आपसे पूछे कि सांस लेना कौन सी प्रक्रिया है, तो सांस लेना एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। अब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं हम लोग, जितने भी मानव हैं सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन का प्रयोग करने से ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया में भी दूसरा, सर ऑक्सीजन का यूज करते हैं हम लोग, O2 गैस का यूज करते हैं, इसलिए सांस लेना श्वास एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। और जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन से सांस लेते हैं तो उष्मा और ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा ऊर्जा तो भोजन से प्राप्त होती है और ऑक्सीजन से भी प्राप्त होती है, मतलब सांस लेने से। तो ये ऊर्जा भी मिलेगी सांस लेने से, उष्मा भी मिलेगी। अब उष्मा दो तरीके से आपको मिल सकती है। एक तो रक्त का परिसंचरण से, मतलब हम लोग की जो सेल्स होती है उनमें रक्त आदान प्रदान करेगा, तो आदान प्रदान करने से भी उष्मा मिलती है, रगड़ खाने से भी उष्मा मिलती है। इसे हाथ को अपने ना कई बार रगड़ेंगे तो रगड़ने से भी उष्मा उत्पन्न होती है। तो हमारी जो शरीर में ब्लड है, आदान प्रदान होता है ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक, धमनियों द्वारा, सेल्स द्वारा जो आता रहता है, तो उनकी वजह से रक्त का परिसंचरण से उष्मा उत्पन्न होती है। और दूसरा सांस लेने से भी, श्वास लेने से भी, अगर हम लोग सांस लेते हैं तो बाहर लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, तो ये बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो इनके वजह से भी उष्मा उत्पन्न होती है। तो उष्मा दो तरीके से हो सकती है। एक बात हम लोग पढ़े कि सर सांस लेना श्वसन जैव रासायनिक प्रक्रिया है, कंफर्म हो गया। दूसरा ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण किसकी वजह से? तो ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान। ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन गैस का यूज करने से, प्रयोग करने से ऑक्सीकरण हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन सांस लेंगे तो उष्मा मिलेगी और ऊर्जा मिलेगी। उष्मा दो तरीके से मिल सकती है, रक्त का परिसंचरण से और सांस लेने से। इतना कंफर्म, आगे बढ़ेंगे। अब यह एक प्रकार का औपचारिक क्रिया, अगर आपसे पूछेगा श्वास लेना कौन सी प्रक्रिया है, तो श्वास लेना एक प्रकार का औपचारिक क्रिया है, मतलब एक कैटाबोलिक बोलते हैं। ये क्या करता है? औपचारिक क्रिया किसे कहते हैं? तो किसी भी यौगिक को तोड़ना, एक या एक से अधिक मतलब में तोड़ना ही औपचारिक कहलाता है। एक कैटाबोलिक होता है, एक एनाबोलिक होता है। कैटाबोलिक का मतलब होता है तोड़ना, और एनाबोलिक का मतलब होता है ना उसको जोड़ना। ऐसे सिंपल, एक होता है तोड़ना, दूसरा होता है जोड़ना। अब ये कैटाबोलिक है तो कैसे? जैसे क्या करता है कि ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस शरीर के अंदर जा करके ब्लड में समाहित होकर के ग्लूकोज को ग्लूकोज को ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में तोड़ देता है। जल भी देता है, जल H2O भी निकलता है। तो यह तोड़ने का काम करता है, ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। तो तोड़ने की वजह से यह अपचायी क्रिया हो गई, कैटाबोलिक क्रिया हो गई। ठीक है, तो इतना कंफर्म। अब आएंगे श्वसन के अंग, कौन कौन से अंग होते हैं जिनकी वजह से जितने भी जीवधारी हैं इस पृथ्वी पर सांस लेते हैं। तो स्तनधारी की बात करते हैं, तो स्तनधारी फेफड़े सांस लेता है। स्तनधारी में मनुष्य आता है, मानव आता है, ये फेफड़े से। और लोग बचपन में सुने सर नाक से सांस लेते हैं, मुंह से। नाक से या मुंह से सांस नहीं लेते हैं, ये तो एक प्रकार का मार्ग है, सांस लेने का एक रास्ता है, मार्ग है, जिसकी वजह से हम लोग सांस लेते हैं। लेकिन सांस लेना किससे लेते हैं? हम तो फेफड़े से लेते हैं। फेफड़ा जो ऐसे लेते हैं, छोड़ते हैं, लेने छोड़ने, लेने छोड़ने, तो ये प्रक्रिया हो गई फेफड़े वाली। और नाक और मुंह, तो ये सांस लेने का एक रास्ता है, मार्ग है। तो मनुष्य स्तनधारी, फेफड़े सांस लेते हैं। कीट जो होते हैं वो श्वास नली से सांस लेते हैं। कीटों में
उनके नीचे ऐसे श्वास नली होता है पतला पतला, उनसे वो सांस लेते हैं। कीट छोटे छोटे पतंग होते हैं वो श्वास नली सांस लेते हैं। अब आएंगे तो जलीय जीव। जलीय जीव गिल से सांस लेते हैं, इसको हिंदी में क्लोम बोलते हैं और उर्दू भाषा में गलफड़ा भी बोल सकते हैं। गलफड़े, गलफड़े से सांस लेते हैं जो जलीय जीव है, जो जल में रहने वाले। ये उर्दू भाषा का शब्द है गलफड़े। हिंदी में क्लोम बोलते हैं, इंग्लिश में गिल्स बोलते हैं। तो जलीय जीव है ना, और वो क्लोम से गिल से सांस लेते हैं, गलफड़े सांस लेते हैं। मछली मछली जल में रहती है तो उनके सामने साइड दो ऐसे गलफड़े निकले होते हैं, उनसे वो सांस लेती है। तो ये हो गया। अब आएंगे मेढक। देखिए मेढक 3 अवस्था में सांस लेता है। त्वचा से भी ले सकता है, गिल्स से भी ले सकता है, और जब निष्क्रिय अवस्था में रहता है तो वो त्वचा से लेता है। और मतलब गिल्स जब छोटे छोटे टेडपोल जिसको बोलते हैं, टेडपोल रूप में रहेगा ना तो वो गिल सांस लेगा। और जब मतलब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, जवान अवस्था में बोल सकते हैं उसको, तो वो फेफड़े से सांस ले सकता है। ये मेढक 3 तरीके से। जैसे बस छोटे छोटे ना, ऐसे पानी में जब उस छोटी अवस्था होती है, बच्चा रहता है तो मछली के आकार का होता है, तो टेडपोल बोलते हैं उसको, टेडपोल कहा जाता है। तो टेडपोल अवस्था में ये गलफड़े से सांस लेता है, जल में रहता है, जल में जीवन यापन करता है। अब थोड़ा बड़ा होता है, तो बड़ा होगा तो ये तो जमीन पे रहेगा, ये तो जमीन के अंदर रहेगा। तो जब जमीन के अंदर रहेगा तो वो निष्क्रिय अवस्था में रहेगा, और जब निष्क्रिय अवस्था में रहेगा तो वो त्वचा से सांस लेता है। अब थोड़ा बड़ा होगा ना, जैसे जवानी की अवस्था, तो अगर वो जमीन पे है तो फेफड़ा से सांस लेगा। जमीन के अंदर है निष्क्रिय अवस्था में तो त्वचा से सांस लेता है, और टेडपोल अवस्था में है, जल में जीवन यापन कर रहा है, तो वो टेडपोल अवस्था में तो क्लोम यानी गिल से सांस लेता है। मेढक 3 अवस्थाओं में सांस ले सकता है, 3 मार्ग होते हैं उसके सांस लेने के। ये पूरा कंफर्म हो गया। श्वसन, सांस लेने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। अगर यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। दूसरा, इन श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया हो गई। ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो इनसे ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा 2 तरीके से निकल सकती है, सांस लेने से भी होती है और रक्त का परिसंचरण से। दूसरा, श्वास लेना एक अपचायी क्रिया है, कैटाबोलिक, यानी इसको तोड़ने वाले को क्रिया को कैटाबोलिक कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ देता है। उसके बाद श्वसन के अंग, स्तनधारी किसके साथ लेते हैं, तो फेफड़े से लेते हैं। कीटभक्षी श्वास नाली से लेते हैं। जलीय जीव गिल्स, क्लोम यानी गलफड़े के साथ लेते हैं। मेढक 3 अवस्था में रहता है। अगर वो बचपन है, बच्चा है छोटा सा, तो टेडपोल अवस्था में है तो गिल्स से लेगा। बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो अगर वो जमीन के अंदर निष्क्रिय अवस्था में है तो त्वचा से सांस लेता है। अगर जमीन पे है तो फेफड़े सांस लेता है। इतना कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते। श्वासोश्वास क्या है, तो सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये जो दोनों क्रिया, इनको दोनों क्रियाओं को जोड़ने वाली जो प्रक्रिया होती है ना, उसे श्वासोश्वास कहते हैं। मतलब जो सांस ले रहे हैं उसको अंदर ले रहे हैं, फिर बाहर छोड़ रहे हैं, तो ये जो दोनों क्रिया को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहा है, उसे ही श्वासोच्छ्वास कहते हैं। जैसे इसको होता है अंदर लेना, अंदर लेना, जो भी हम लोग गैस है अंदर ले रहे हैं, फिर इसको बाहर छोड़ रहे हैं, बाहर छोड़ना। ये जो दोनों प्रक्रियाओं को जोड़ रहा है ना, इसको ही श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि श्वसन के उपरांत, श्वसन के अंतर्गत गैस को, ऑक्सीजन गैस को अंदर लेना तथा बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया इन दोनों को जोड़ रहा है, वही हमारा श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अब आएंगे एक, ये मतलब जो एक निश्वसन होता है, एक निश्वसन होता है। अंदर लेना निश्वसन कहलाता है, और बाहर छोड़ना निःश्वसन कहलाता है। मतलब यहाँ पे इसमें कोई अंतर नहीं, केवल ये हल अंत का अंतर है, दो बिंदु का। इसको बोलते हैं निश्वसन, इसको बोलते हैं निःश्वसन। चलिए, तो अंदर लेना निःश्वसन और बाहर छोड़ने वाली प्रक्रिया निःश्वसन कहलाती है। अब आएंगे अंदर लेने की। जैसे हमारे वायुमंडल में जितनी भी मतलब गैस है, तो उन्हीं का यूज करेंगे, उसको अंदर लेंगे, और जितने जो परसेंट है उन्हीं का यूज करेंगे। तो हमारे वायुमंडल में प्रमाण 78% क्या है, नाइट्रोजन है। तो 78% लेते हैं, तो 78% छोड़ भी देते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब जैसे आएगी, जय परसेंट आएगी, वह वाई परसेंट तुरंत ही निकल जाएगी, उतना है। अब ऑक्सीजन 21% है, तो
ऑक्सीजन 21% हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, श्वसन के उपरांत लेते हैं हम लोग, छोड़ता है कितने, तो 17%, 4% का मतलब अंतर हो जाता है, लेंगे 21% और छोड़ेंगे 17% ऑक्सीजन गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बारी आएगी, तो 0.03% वायुमंडल में है तो उतना लेते हैं, और छोड़ते कितना है, तो 4.6, कोई 4 कहीं कहीं 4 भी परसेंट लिखा होता है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू इसकी 4.6% हम लोग छोड़ देते हैं। ये जो 4% कम हुआ ना, वही का अंतर होता है, 4% का डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन कितना लेते हैं, 21%, छोड़ते कितने, 17%। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78%, तो लेंगे 78%, छोड़ेंगे कितना, तो 78 का 78 ही छोड़ देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की बात होती है तो ये 0.3 पर 0.03%, मतलब 1% से भी कहा है कम है। आज छोड़ेंगे कितना हम लोग, तो 4.6% छोड़ेंगे। तो ये हो गई श्वासोश्वास के अंतर्गत ली गई गैसों का आदान प्रदान, की हम लोग कितना गैस एक्सेप्ट करते हैं और कितना गैस श्वसन के उपरांत छोड़ते हैं। ठीक है, अब आएंगे ना श्वास लेने की जो प्रक्रिया है, कैसे कौन कौन से अंग होते हैं उन पे चलते हैं। क्या होता है श्वसन मार्ग, तो जो सांस लेने का मार्ग है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं, मतलब जिससे ऑक्सीजन आती है और जाती है, वही क्या है, श्वसन मार्ग होते हैं। अब सांस लेने की जो मार्ग, श्वसन मार्ग के 10 स्टेप होते हैं, 10 स्टेप होते हैं, इनकी वजह से ऑक्सीजन जाता है, आता है, जाता है, आता है, जाता, आता रहता है। अब पहला होता है नासा छिद्र। ये जो सांस लेने का मार्ग का पहला स्टेप है, इसको नासा छिद्र बोलते हैं। नासा छिद्र में आपको छोटे छोटे बाल देखने को मिलेगी, जो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण को रोकता है, अंदर नहीं जाते। ये हमारा हो गया नासा छिद्र, इसको बोलते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आता है नासा कपाट। नासा कपाट इधर वाला, ये वाला, इस पे मारने बाद चोट लगता है खट से, ये हड्डी का मतलब मजबूत हड्डी का बना होता है, इसको बोलते हैं नासा कपाट। नासा कपाट में एक आपको चिपचिपा पदार्थ मिलेगा, चिपचिपा, सर्दी हो या ना हो, हमेशा ऐसे डाल के हाथ देखेंगे तो चिपचिपा पदार्थ दिखता है, जिसको बोलते हैं ना म्यूकस कहते हैं। अब नासा छिद्र से होकर के जो धूल के कण जाते हैं, जिनको बाल नहीं रुक पाते हैं, वो जा करके म्यूकस रुक जाता है, जो नासा कपाट में होते हैं। अब 2-4-10 दिन बाद फिर उसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो ये म्यूकस होता है, नासा कपाट में होता है, जो धूल कण को अंदर नहीं जाने देता है। तीसरा है फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या होता है, उसके बाद वाला ये पार्ट होता है वो फेरिंक्स कहलाता है। फेरिंक्स के बाद होता है लैरिंक्स, इसको स्वर तंत्र बोलते हैं, स्वर तंत्र भी कहा जाता है। ये लैरिंक्स होता है, इसको ऐसे दबा देंगे ना तो आवाज नहीं निकलती, स्वर नहीं निकलता है। तो ये फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स से जाता है कहाँ, लैरिंग्स में। अब होता है ट्रैकिया। ये यहाँ फिगर से देखिए, जो सांस नली ना, ये वाला सांस नली, इसको ट्रैकिया कहा जाता है। ये हमारा क्या हो गया, ट्रैकिया, जिसकी वजह से हवा अंदर जाती है, ट्रैकिया। और यहाँ पे एक हड्डी होती है, पतली सी हड्डी के रूप में सी आकार की हड्डी होती है, जो नली को आपस में सटने नहीं देती है। अगर ये सट जाएगी तो सांस नहीं ले पाएंगे, हवा अंदर नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो जब अंदर बाहर नहीं जाएगा तो मनुष्य का हो जाएगा, सांस लेने में उसको दिक्कत हो जाएगी। तो एक हड्डी होती है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। अब आकर आगे जाकर के ट्रैकिया ना दो भागों में टूट जाती है और दोनों फेफड़ों में चली जाती है, तो इसको बोलते हैं ब्रोनकाई। ये वाला, ये हमारा हो गया ब्रोनकाई, ये ब्रोनकाई होता है। ब्रोनकाई वही ट्रैकिया दो भागों में विभक्त होकर के दोनों फेफड़े में घुस जाती है, तो ये हमारा ये वाला हो गया ब्रोनकाई। अब ब्रोनकाई आगे जाकर के छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, जिसको ब्रोनक्यूलिस कहते हैं। ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया ब्रोनक्यूलिस। यहाँ से इधर वाला एक, यहाँ पे जिनके, ये हमारा हो गया ब्रोनक्यूलिस, ये हमारा ब्रोनक्यूलिस, ये ब्रोनक्यूलिस हो गया। अब ब्रोनक्यूलिस के बाद आता है ना एलवीएली। ये इसको वायु पुस्तक भी बोल सकते हैं हम लोग, हिंदी भाषा में वायु पुस्तक भी बोलते हैं, जिनमें ऑक्सीजन इकट्ठा होता है, इसको बोलते हैं वायु कोष्ठक। इसको इंग्लिश में एलवीएली बोलते हैं, वायु कोष्ठक होता है। अब ऑक्सीजन वहां इसी में आता है और आ करके यहाँ जाएगा ब्लड, और ब्लड लेकर के आएगा और सेल्स में भेज देगा। तो ब्रोनकाई के उसमें वायु कुष्ठा के बाद किसमें था, ब्लड में, और ब्लड के बाद कहा आते हैं सेल्स, और सेल्स ले जा करके देता है माइट्रोकांडिया को। और माइट्रोकांडिया में उसका मतलब होता है, वो तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, ऑक्सीजन और तोड़ करके ऊर्जा और जल और कार्बन डाइऑक्साइड में वो बढ़ जाता है। तो ये 10 स्टेप होते हैं, कौन कौन से, पहले
तो पहले नासा छिद्र, नासा छिद्र के बाद नासा कपाट, नासा कपाट के बाद फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ये वाली ट्रैकिया हो गई। ट्रैकिया में किसी आकार की हड्डी होती है जो उसको सटने से बचाती है। उसके बाद ये ब्रोनकाई, ब्रोनकाई दो भाग में होती है, दोनों फेफड़े के अंदर घुसती है। उसके बाद ब्रोनक्यूलिस, ये हमारा हो गया ब्रोनक्यूलिस। उसके बाद एल्वियली, एल्वियली के बाद ब्लड में जाता है, और ब्लड के बाद सेल्स, और सेल्स के बाद सबसे छोटी सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया के पास समाहित होता है। तो ये हो गया हम लोग का श्वसन मार्ग, जो 10 स्टेप से होकर के गुजरता है। ये फिगर के माध्यम से समझे। ये कौन सा सबसे पहले, नासा छिद्र, उसके बाद नासा कपाट, नासा कपाट के बाद फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, ब्रोनकाई, ब्रोनक्यूलिस, एल्वियली, फिर ब्लड, उसके बाद सेल्स। और सेल्स में जाएगा तो सेल्स किसको देता है, माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जब जाता है तो तोड़ करके ग्लूकोज को तोड़ता है, और ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ जाते हैं। खासकर ये जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है ना, वही जाकर के उसको लाता है, जाएगा, और जाकर के इसमें जो ऑक्सीजन आया है ना, इसे ट्रैकिया के माध्यम से, ट्रैकिया, ब्रोनकाई, ब्रोनक्यूलिस के माध्यम से एल्वियली में जो आया है, हीमोग्लोबिन जाएगा, जाकर के उसको लेकर के आएगा, और लेकर के आकर के सेल्स को दे देगा। सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, फिर उसको खींच के लाएगा, और फिर ये ब्रोनक्यूलिस ऐसे एल्वियली में दे देगा, और एल्वियली से होकर के फिर ऐसे बाहर निकल चला आएगा। एक ही मार्ग है आने जाने का, एक ही मार्ग है। तो लाने और देने, मतलब लेकर के आने और देने का काम कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन होता कहाँ है, तो ब्लड में होता है। जैसे ही ऑक्सीजनवा आता है ना, इसमें एल्वियली में आता है, तो दौड़ करके जाता है हीमोग्लोबिन, और उसको फिर लेकर के आता है, और लेकर के आके सेल्स में देता है। और सेल्स में जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इकट्ठा करके और फिर एल्वियली में दे देता है, और एल्वियली के माध्यम से होकर के इस तरीके से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारे 10 स्टेप हो गए, श्वसन मार्ग के 10 स्टेप। अब आएंगे कि सर श्वास लेने में मदद कौन करता है, आगे चलते हैं समझते हैं। सांस लेने में मदद कौन करता है, तो हम लोग की सांस लेने में 70% मदद डायफ्राम करता है। डायफ्राम ये ऊपर और नीचे होता रहता है। फेफड़े के पास उतनी ताकत है नहीं कि जो हवा को बाहर निकाल सके, अंदर ला सके। तो अंदर लेने और जाने की प्रक्रिया किसके, डायफ्राम 70% ये मदद करता है। अब कैसे करते हैं, देखिए जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना ऐसे, तो जैसे हम सांस लेते हैं तो ये नीचे की तरफ झुक जाता है, और ये डायफ्राम नीचे की तरफ झुकता है तो हवा अंदर आती है। और जैसे ही सांस लेते हैं प्रक्रिया पूरी होती है तो फिर ये ऊपर की तरफ उठता है, डायफ्राम ऊपर की तरफ उठता है। तो ये फेफड़े से जो हवा है ना वो बाहर निकल के आती है, जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बाहर निकल के आती है। तो ये डायफ्राम लेने में मदद कौन करता है, सांस लेने में हमारी मदद कौन करता है, 70% डायफ्राम करता है। ये संयोजी ऊतक का बना होता है, ये संयोजी ऊतक का बना होता है, जो ऊपर नीचे होता रहता है। अब जैसे एक बात है कि जैसे गर्भवती महिला होती है, उनमें ये काम नहीं करता है, गर्भवती महिला में, क्योंकि उनके पास ये ताकत नहीं होती। तो गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में उनकी मदद कौन करता है, उनकी पसलियां, किनारे किनारे वाली जो दोनों पसलियां होती है ना, वो फेफड़े को ऊपर नीचे मतलब करने का प्रयास करती है, जिससे हवा बाहर निकल सके, अंदर आ सके। तो ये होती है हम लोग की सांस लेने में मदद कौन करता है, कैसे होता है। तो ये सांस की पूरी प्रक्रिया हो गई। तो स्टेप पहले 10 स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप कौन सा है, श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग में क्या होते हैं, तो छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो धूल के कण को रोकता है। उसके बाद आता है ना नासा कपाट। तो नासा कपाट ये ना श्वसन छिद्र के बाहर वाला ये है, यहाँ पे म्यूकस पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो धूल के कण को रोकता है। उसके बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स स्वतंत्र होता है, ये दोनों गले में होते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं ट्रैकिया, ये हमारा हो गया ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद होता है, ये दो भाग में होते हैं, ब्रोनकाई, ब्रोनकाई के बाद ब्रोनक्यूलिस, उसके बाद एल्वियली, उसके बाद फिर आता है ब्लड, और ब्लड के बाद सेल्स, और सेल्स के बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जाता है, तो उसके बाद वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है, और तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के रूप में तोड़ देता है। और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसको कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, और फिर एल्वेली में देता है। उसके बाद इससे होकर के ट्रेकिया के माध्यम से बाहर निकल के चलाते हैं। तो ये हमारा पूरा हो गया श्वसन तंत्र के अंग कैसे सांस लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, पूरा एकदम डिटेल से
चित्र के माध्यम से हम लोगों ने समझ लिया।